So good morning once again. So let's start with the topic that are written on this board. So we are going to deal with these 9 terms today. Everybody please focus. और आपका आज का होमवर्क भी यही रहेगा कि जो भी हम ये 10 terms 10 9 and 10 terms करने वाले हैं आज क्लास में, उसको आपके पास जो पीडीएफ मैंने ऑलरेडी भेजी हुई है उससे आप रीड करेंगे. If there will be any doubt left any further, we'll be taking it up tomorrow. Okay, so let's start with the concepts. So the first concept which is written here is expense, जो मैंने अभी बताया, मैं फिर से बता दे रही हूँ. So expense means any amount paid for producing and selling of goods and services. So when we are either, मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था कि या तो हम अभी ट्रेडिंग कंसर्न होंगे या तो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न होंगे. ट्रेडिंग कंसर्न का काम होता है कि वो एक जगह से प्रोक्योर करते हैं, दूसरी जगह पे उसको रीसेल करते हैं, राइट. दैट मींस they do the reselling work, right. Whereas मैन्युफैक्चरिंग जो आपकी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो आपकी रॉ मटेरियल खरीदती हैं, रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करती हैं, दैट इज कॉल्ड वर्क इन प्रोग्रेस और सेमी फिनिश्ड गुड्स, और फिर उसका फाइनली कन्वर्जन होता है फिनिश्ड गुड्स के अंदर. तो ये 3 स्टेप में काम करते हैं. तो जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है दैट मींस इट इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स. तो इस बीच में कितने खर्चे हुए, राइट. सो व्हाटएवर एक्सपेंस दैट यू आर पेइंग टुवर्ड्स द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ योर product, towards the selling of your product, it will all be treated under your category of expense, which is very commonly known as revenue expenditure also. I've taken some example is rent, electricity, wages, anything, right. Commission to the salesman, then salesman को आपने conveyance allowance दिया, traveling expenses पे किए, stationery पे किया, then postage, telegraph, कुछ भी expenses आप पे कर रहे हैं, ये सारी आपकी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाते हैं, वेरी कॉमनली नोन एज एक्सपेंसेस. ओके, आई होप दिस इज क्लियर. द नेक्स्ट वन इज इनकम. व्हाट इज इनकम? तो इनकम के लिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सेस ऑफ सेल्स प्रोसीड, व्हिच इज आल्सो नोन एज रेवेन्यू, राइट. तो सेल्स प्रोसीड को आप रेवेन्यू भी कहते हैं, माइनस कॉस्ट, राइट. तो जब भी आपकी सेल्स एक्स्ट्रा होगी कॉस्ट के, और कॉस्ट क्या होता है? कॉस्ट इज द सम टोटल ऑफ ऑल द एक्सपेंसेस दैट वी हैव इनकर्ड. जब मैं कहूँ कि इस मार्कर को बनाने में मुझे 10 रुपए लगे, तो 10 रुपए का मतलब क्या हुआ? 10 रुपए में इंक्लूडेड है आपका रॉ मटेरियल, आपने लेबर कितनी हायर की, उसको क्या वेजेस पे किए, क्या इलेक्ट्रिसिटी लगी, क्या मशीन में आपने क्या किस तरीके से प्रोसेस किया, उसके क्या खर्चे थे, राइट. इसमें इसकी पेंटिंग कितने की हुई, इसमें लेड कितने की डली, इसकी रिफिल कितने की आई, इसमें इंक कितने का गया, इसकी पैकेजिंग कितने में हुई, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुई. तो हर एक खर्चा जो आप इसके लिए कर रहे हैं, अगर हम इसको पूरा टोटल कर लेंगे इस पर यूनिट के लिए, तो वो मेरी कहलाएगी कॉस्ट पर यूनिट, राइट. एंड इफ आई से कि इसको बनाने का पूरा खर्च मिलाकर आया 10 रुपए, तो 10 रुपए को 10 रुपए ये मेरा यहाँ पे कॉस्ट है. और मैंने आपको जो एक्सपेंसेस बताए थे, जब वो सारे एक्सपेंसेस आप टोटल करते हैं तो ये आपकी कॉस्ट आती है, राइट. तो whatever cost that you have incurred माइनस उसमें से करेंगे सेल्स प्रोसीड. इफ योर सेल्स प्रोसीड यानी कि रेवेन्यू, यानी कि कितने में बेचा है आपने इसे, तो अगर मैं कहूँ कि 10 रुपए की चीज को मैंने बेचा 25 रुपए में, तो मेरा प्रॉफिट क्या हुआ? मेरा प्रॉफिट हुआ 15 रुपए का, राइट. तो यहाँ इनकम जो है इसको हम कॉमनली इन कॉमन टर्म्स वी कॉल इट प्रॉफिट ऑल्सो, राइट. तो इनकम मीन्स एक्सेस ऑफ सेल्स प्रोसीड, दैट इज रेवेन्यू, ओवर द कॉस्ट that we have incurred for producing and selling the commodity in which the business is dealing. और जो बिजनेस जिस चीज में डील करता है उसे कहा जाता है उस बिजनेस के लिए गुड्स, राइट, जो हम अभी आगे पढ़ेंगे फिर से. तो यहाँ पे ये बात समझ में आ गई. दैट इज आपने बहुत अपने तो चैप्टर पढ़ा होगा मैथ्स में जिसमें आप प्रॉफिट निकालते होंगे. एसपी माइनस सीपी इज व्हाट? प्रॉफिट. इफ एसपी इज ग्रेटर देन सीपी देन इट इज प्रॉफिट. तो इसी को अगर मैं लमसम टर्म में अकाउंटिंग में कहूंगी तो इट इज सेल्स माइनस कॉस्ट इज इक्वल्स टू प्रॉफिट, व्हिच इज आल्सो नोन एज इनकम. अब प्रॉफिट मैंने इसीलिए अलग से यहाँ पे डिफाइन नहीं किया, उसका रीजन ये है क्योंकि प्रॉफिट जब हम बात करते हैं, प्रॉफिट कैन बी डिफाइंड अंडर डिफरेंट कैटेगरीज. जैसे आप बात करते हैं कि जब मैंने अपने प्रोडक्ट को बनाया और उसे बेचा, तो जितने में बेचा अगर वो मेरी कॉस्ट से एक्स्ट्रा है, तो जो मुझे इनकम अर्न हुई उसे कहा जाता है प्रॉफिट, राइट. और ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर जो मेरे पास फिक्स्ड एसेट्स है, अगर उस फिक्स्ड एसेट्स को मैं
खरीदा जितने में उससे ज्यादा का मैं बेचती हूँ तो जो मुझे फायदा होता है उसे कहा जाता है गेन, राइट? उसे आप प्रॉफिट नहीं कहते। नॉर्मल लैंग्वेज में हम कई बार कंफ्यूज होते हैं और प्रॉफिट और गेन को एक ही जैसा ट्रीट कर लेते हैं, ऐसा नहीं होता। प्रॉफिट का मतलब हुआ whatever that we are earning over and above our cost is called profit. That means 10 रुपए की चीज को अगर आप 15 में बेच रहे हैं तो प्रॉफिट हुआ 5 रुपए का, राइट? विच इज ऑल्सो कॉल्ड इनकम। अब इनकम के अंदर आप देखेंगे तो इनकम के अंदर हम रिसीट्स भी काउंट करते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ कि रेंट, अगर मैंने कोई सर्विसेज प्रोवाइड की है, जैसे मैंने बिल्डिंग मेरे पास है एक एसेट, उसको मैंने रेंट पे दे दिया, तो जो रेंट मुझे रिसीव होगा वो कहलाएगा मेरा इनकम, राइट? दैट इज रेंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, इन सबको भी इनकम ही कहा जाता है। मगर जब हम बात करते हैं प्रॉफिट की, तो प्रॉफिट सेपरेटली कहा जाता है आपका सेल्स माइनस कॉस्ट, whatever additional that you have generated is called your profit. Okay, I hope this is clear to all. गेन के पहले चलने से पहले मैं यहाँ पे एक और टर्म लिखा है विच इज द 10th टर्म, गुड्स। गुड्स समझा देती हूँ पहले। गुड्स का मतलब होता है कि एवरी प्रोडक्ट और एवरी सर्विसेज इन विच योर ऑर्गेनाइजेशन इज डीलिंग इन द डे टू डे कोर्स ऑफ बिजनेस। तो यानी कि हर दिन जिस चीज में आप डील कर रहे हैं, जिस चीज को आप सेल कर रहे हैं, बना रहे हैं और बेच रहे हैं, उसे कहा जाता है गुड्स। ये मैंने कहा बनाकर बेच रहे हैं, अगर आप बनाकर ना बेचे और सिर्फ खरीद कर बेच दे तो भी वो आपके गुड्स कहलाएंगे। सो गुड्स कैन बी अ प्रोडक्ट, अ फिजिकल प्रोडक्ट हैविंग अ फिजिकल एग्जिस्टेंस, और इट कैन बी अ सर्विस ऑल्सो। जैसे डॉक्टर किस चीज में डील करते हैं? डॉक्टर अपनी सर्विसेज देते हैं। सो फॉर दैट person, for that professional, his services is his product. The only difference is that physical product can be stored, उसका हम स्टॉक बना सकते होते हैं, मगर intangible जो सर्विसेज होती हैं उनको हम स्टॉक नहीं कर सकते, राइट? मगर प्रोडक्ट क्या कहलाएगा? प्रोडक्ट या फिर गुड्स क्या कहलाएंगे? गुड्स मीन्स एनी प्रोडक्ट इन विच a person or an organization is dealing, right? It can be a physical product, a tangible one, or a intangible product, but it will be treated as goods only, right? Okay, आगे चलते हैं। गेन मैंने आपको बता दिया। गेन is incidental in nature. That means any benefit which is arising over and above the purchase price of our fixed asset is called gain. जैसे 1 लाख रुपए की लैंड खरीदी, जब उसको 4 साल बाद बेचा तो वो बिकी 5 लाख रुपए की। तो 1 लाख के ऊपर जो आपने 4 साल तक डेप्रिसिएशन लगाया अपनी बुक्स में, उसकी वजह से उसकी वैल्यू 40,000 से कम हो गई। तो आज आपके पास 4 साल बाद बुक्स में उस लैंड की वैल्यू दिख रही है 60,000 रुपए। मगर 60,000 रुपए की जो वैल्यू दिखने वाली लैंड है, उसको जब आप मार्केट में आज बेचने जाते हैं, उसकी कीमत निकलती है 4 लाख। तो आपको कितने का फायदा हुआ? फायदा हुआ आपको 3,40,000 रुपए का, राइट? तो 3,40,000 इज गोइंग टू बी ट्रीटेड एज योर गेन। और इसको इंसिडेंटल इसलिए कहा गया है क्योंकि हम अपने फिक्स्ड एसेट्स को हर रोज नहीं बेचते, या ऐसा कहा जाए कि फिक्स्ड एसेट्स को खरीदने का पर्पस ये नहीं होता कि हम उसे बेच देंगे, बल्कि पर्पस ये होता है कि हम उसे यूज करेंगे फॉर द डेली ऑपरेशंस, फॉर रनिंग द डेली ऑपरेशंस ऑफ आवर बिजनेस। इसीलिए गेन हमारा इंसिडेंटल होता है हमेशा। ओके, एनी डाउट टिल हियर अप टू दिस पॉइंट? एनी अदर डाउट? No doubt. Let's move further, class. Next concept is loss. अगर प्रॉफिट कहा गया आपके एक्सेस ऑफ सेल्स प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस को, तो जो डिफरेंस आया वो आपका प्रॉफिट था, ये जिसको हमने इनकम भी कहा। तो लॉस क्या होगा? इसका उल्टा। दैट मीन्स अगर मेरी कॉस्ट ज्यादा होती और मेरी सेल्स प्राइस कम होती तो लॉस कहा जाता है इसे। यस, तो इसका मतलब है ये 10 रुपए की चीज को अगर मैं 8 रुपए में बेचूं तो जो मुझे 2 रुपए का नुकसान हुआ वो मेरा कहलाएगा लॉस, राइट? एक और चीज है जिसे लॉस कहा जाता है, जैसे कि अगर मैं कहूँ कि कोई ऐसा ट्रांजैक्शन जिसका बेनिफिट आपको रिकवर नहीं हुआ। जैसे मान लेते हैं मेरे पास स्टॉक में मेरे गुड्स रखे हुए थे और मुझे वो गुड्स सेल करने थे, उसको सेल करने से मुझे मेरा रेवेन्यू जनरेट होता, राइट? अब वो गुड्स में आग लग गई या फिर वो चोरी हो गए, राइट? तो क्या होगा ऑर्गेनाइजेशन को? तो होगा लॉस, यानी कि वो ट्रांजैक्शन या वो कमोडिटी जिससे ऑर्गेनाइजेशन कोई भी बेनिफिट रिकवर नहीं कर पाती है, दैट इज कॉल्ड लॉस। एक और चीज है जिसको हम लॉस कहेंगे,
अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया लैंड का, जिसमें आपको 3,40,000 रुपए का फायदा हुआ था। एक और एग्जांपल लेते हैं मशीनरी, राइट। मशीनरी मैंने खरीदी 2 लाख रुपए की, 2 साल बाद आपको लगा कि वो ऑब्सोलीट हो गई है, उसकी टेक्नोलॉजी आउटडेटेड हो गई है, इसे बेच देना चाहिए। 2 साल में आपने इसमें 20,000 रुपए डेप्रिसिएशन चार्ज किया, तो 2 साल के बाद इसकी वैल्यू जो अपीयर कर रही है बुक्स में, इट इज 1,80,000। जब आप उसे मार्केट में बेचने गए, वो बिका 1 लाख रुपए का। लॉस कितने का हुआ? लॉस हुआ 80,000 रुपए का। तो ये जो आपने अपना फिक्स एसेट बेचा बिकॉज ऑफ एनी रीजन, बिकॉज ऑफ सम ऑब्सोलेसेंस, या फिर बिकॉज ऑफ बीइंग आउट ऑफ फैशन, और बिकॉज ऑफ बिकमिंग अनप्रोडक्टिव इन नेचर, मगर जो आपने बेचा है और जिसकी जो रिकवरी हुई है, वो कॉस्ट प्राइस जो आपकी अवेलेबल है बुक में, उसमें उससे कम हो रही है अगर उसकी रिकवरी, तो वो जो आपको फेस हुआ वो भी लॉस ही कहलाता है, राइट। तो इन सब चीजों को, जैसे प्रॉफिट, इनकम, गेन को तो हमने अलग अलग कर दिया, मगर लॉस इन तीनों कैटेगरी का जब एडवर्स आएगा तो उसको लॉस ही कहा जाएगा। तो लेट्स ट्रीट इट। लॉस इज कॉस्ट, व्हेन कॉस्ट इज मोर देन रेवेन्यू इट इज कॉल्ड लॉस। The next example लिया है मैंने, loss by fire, loss by theft, wherein it is deriving no benefit, right? So that is also called loss. Or similarly, sale of asset for less than the book value, which is appearing in the books of accounts, it is also called loss only. तो loss इन तीनों केसेस में मैंने आपको जैसे बताया, इनकम, प्रॉफिट और गेन, जो तीनों का रिवर्सल होता है, मतलब जो एडवर्स साइड होती है, वो तीनों की कैटेगरीज में उसे लॉस ही कहा जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल। गुड्स मैंने समझा दिए हैं आपको। अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। अगला कॉन्सेप्ट है हमारा परचेजेस। ओके, परचेज के साथ मैं आपको दो कॉन्सेप्ट समझा रही हूँ, विच इज परचेज एंड परचेज रिटर्न। नाउ व्हाट इज परचेजेस? मैंने गुड्स बताया आपको क्या होते हैं। सो गुड्स बेसिकली मीन्स एनी कमोडिटी इन विच वी आर डीलिंग इन द डे टू डे कोर्स ऑफ बिजनेस, राइट। तो जिस चीज को आप जिस चीज में डील कर रहे हैं, जब आप उसे परचेज करते हैं, तो आपके लिए वो क्या कहलाता है? बिजनेस के लिए कहलाता है वो उसका परचेजेस, राइट। तो हम उसको अगर मेरे ट्रांजैक्शन में लिखा हुआ आएगा तो वो कुछ ऐसा आएगा, गुड्स परचेज, राइट। गुड्स परचेज को जब मैं जर्नल एंट्री पास करूंगी तो उसे क्या लिखूंगी? ओनली परचेजेस, यानी कि सिर्फ आप परचेजेस ही लिखेंगे, राइट। गुड्स परचेज लिखने की जरूरत नहीं है, गुड्स लिखने की जरूरत नहीं है, राइट। तो बेसिकली यहाँ पे मैं ये बताना चाह रही हूँ कि जिस चीज में आप डील कर रहे हैं, जब आप उसे खरीदते हैं बेचने के लिए, या आप उसको मैन्युफैक्चर करने के लिए उसका रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं, तो जो भी आपने परचेज किया, या तो आप पूरा फिनिश गुड्स ही परचेज कर लीजिए ट्रेडिंग में, या फिर मैन्युफैक्चरिंग में आप उसका रॉ मटेरियल परचेज करें, दोनों ही केसेस के अंदर जो भी हम परचेज कर रहे हैं उसे कहा जाएगा परचेजेस। तो जर्नल एंट्री, परचेजेस का नेचर क्या होता है? परचेजेस इज अ नॉमिनल अकाउंट, और नॉमिनल अकाउंट के रूल क्या होता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। so the journal entry would be purchases account debited to cash, अगर मैंने गुड्स परचेज किए हैं और कैश में पेमेंट रिलीज की है तो। और अगर मैंने क्रेडिट में परचेज किया है तो क्या जर्नल एंट्री बनेगी? परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू क्रेडिटर, राइट। आई होप एवरीबडी इज फॉलोइंग इट, क्योंकि हम सब ये सारे रूल्स पढ़ चुके हैं, तो हमें पता चल जा रहा है कि नॉमिनल अकाउंट में परचेजेस को ट्रीट किया जाता है, इट इज एन एक्सपेंस व्हिच वी आर इनकरिंग, राइट। तो जब भी हम जिस चीज में परचेज करेंगे, जिस भी कमोडिटी को परचेज करेंगे, या तो बेचने के लिए, या फिर हम उसे परचेज कर रहे हैं फॉर द पर्पस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग द फाइनल प्रोडक्ट, in both the category it will be treated as my purchases, and this is a part of the nominal account. Okay, there is one doubt which I have just received. Is benefit the same as profit? Benefit on the sale of the product is called profit, right? Benefit received on sale of fixed asset is called gain. I hope this is clear, Khushi. Okay, next one is your purchase return. अब परचेज रिटर्न का मतलब हम बात कर रहे हैं कि मैंने परचेज किया, किससे परचेज किया? मेरे सप्लायर से या क्रेडिटर से, राइट। सप्लायर क्रेडिटर एक ही है। सप्लायर तब मेरा क्रेडिटर बन जाता है जब वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन होता है। अगर आप सप्लायर को कैश में ही पे कर देंगे तो वो ट्रांजैक्शन वहीं फिनिश हो जाती है, राइट। अगर हम अभी बात कर रहे हैं कि सप्लायर को मैंने क्रेडिट में ट्रांजैक्शन की है और सप्लायर को मैंने पे नहीं किया है, सो सप्लायर विल बिकम माय क्रेडिटर। ओके, अब इस कैटेगरी में आप देखिए कि वो सप्लायर जिससे आपने प्रोडक्ट्स खरीदे, क्या ऐसा हो सकता है कि वो जो प्रोडक्ट आपने खरीदे हैं वो आपकी स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से नहीं आया, या देयर वाज अ लॉस इन ट्रांजिट, आने में टूट गया,
या फिर कोई डिफेक्ट निकला उसमें आपने जब उसको यूज किया तब, तीनों कैटेगरीज में आप क्या करेंगे, उसे रिटर्न करेंगे, राइट? तो व्हेन वी आर रिटर्निंग द गुड्स परचेज्ड बैक टू द सप्लायर, इट इज कॉल्ड परचेजेस रिटर्न, राइट? और परचेज रिटर्न को हम एक और चीज कहते हैं, वो क्या है? इट इज कॉल्ड रिटर्न आउटवर्ड। हम रिटर्न कर रहे हैं किसे? टू द सप्लायर। सो द रिटर्न इज गोइंग आउट, दैट मीन्स वी आर sending the goods back to the supplier because it was not matching my requirement, or it was defective, or it was lost due to transportation. So anything, due to any reason, if you are returning the goods, it is called purchase return. Clear? Also known as return outward. आगे बढ़ते हैं. Next is sales. Now मैंने आपको अभी बताया, जिस चीज में आप डील कर रहे हैं जब आप उसे परचेज करते हैं, इट इज कॉल्ड परचेज रिटर्न, सॉरी इट इज कॉल्ड परचेजेस. चाहे फिर आप फाइनल गुड्स खरीदे या फिर आप खरीदे फिनिश गुड्स खरीदे या फिर आप खरीदे रॉ मटेरियल, दोनों को ही आप परचेजेस कहते हैं. अब जो प्रोडक्ट आपने बना लिया, जब उसे आप बेचेंगे, उसे क्या कहा जाएगा? उसे कहा जाएगा सेल्स. इट मीन्स द गुड्स in which you are dealing, when you are going to sell that product to the customer, it is called sales. In accounting we call it sales, right? तो जब सेल्स आपने किया, आपने किसको सेल किया? आपने किया कस्टमर को. अब वो कस्टमर आपको कहता है कि ये गुड्स उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से नहीं है, ये उसके स्पेसिफिकेशन के हिसाब से नहीं है, या तो ये तो डैमेज है, ये तो डिफेक्टिव है. तो वो क्या करेगा? कस्टमर आपको गुड्स रिटर्न करेगा. जब वो रिटर्न करेगा, वो आपके लिए क्या बनेगा? आपके लिए वो बनेगा आपका सेल्स रिटर्न, which is also known as return inward, right? तो सेल्स कहा जाता है जब आप गुड्स बेचते हैं, और सेल्स के थ्रू जो जनरेट होता है उसको कहा जाता है रेवेन्यू. जब उस रेवेन्यू को आप माइनस करते हैं अपनी कॉस्ट से जो आपने इनकर की है, तो जो आंसर आता है दैट इज कॉल्ड प्रॉफिट, राइट? या फिर इसको हम एक इनकम भी कहते हैं, राइट? आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर टू ऑल. So purchases means, the term which is defining purchases is the purchase of goods in which we are dealing, and sales is the selling of goods in which we are dealing in day-to-day course of business, right? और जब भी उसमें रिटर्न होता है, या तो हम रिटर्न करते हैं या तो रिटर्न हमारे पास होकर आता है. जब हम परचेजेस को रिटर्न करते हैं तो उसको कहा जाता है परचेज रिटर्न, कॉमनली नोन एज रिटर्न आउटवर्ड. और जो हमने सेल किया, अगर वो रिटर्न होकर हमारे पास आएगा, तो उसे कहा जाएगा सेल्स रिटर्न या रिटर्न इनवर्ड. ओके, so this is clear. Next and the last most important concept that we are going to deal today is stock and inventory. अभी तक मैंने आपको बताया था कि स्टॉक और इन्वेंट्री दोनों में फर्क होता है. क्या फर्क होता है अभी समझ लेते हैं इसे डिटेल में. मैंने आपको बताया दो तरह की ऑर्गेनाइजेशन होती है. एक होती है ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, दूसरी होती है आपकी मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन. ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन का काम होता है कि वो प्रोक्योर करती है और सेल करती है, राइट? यानी कि रीसेल करती है. दूसरा मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन का काम होता है दैट दे डील इन रॉ मटेरियल, then they convert it into work in progress, and then they finally get their finished goods, and this is what they are going to sell. तो हम परचेज क्या करते हैं यहाँ पर? we purchase raw material and we sell finished goods in case of manufacturing concern, right? Okay, now there's one doubt. I'll continue the topic after taking up this doubt. Let me just read the doubt for everyone. The doubt is it necessary that the customer returns the damaged goods? Can he also return us the cash which he has used to purchase those goods? Okay. He can also return us the cash which he has used to purchase those goods. Why will he return you the cash? Tejas, आपसे अगर आपका कस्टमर, पहले आप अपने क्वेश्चन को थोड़ा सा रीफ्रेम करेंगे बच्चे. आप मुझे बताइए, जब आप किसी को सेल करते हैं, मान लीजिए आप एग्जांपल लेते हैं हम कि आपने आजकल बच्चे ऑनलाइन बहुत सारा सामान खरीदते हैं, राइट? ऑनलाइन में आपने गुड्स खरीदे, आपने कैश में पेमेंट कर दी, राइट? अब जब आप उसे रिटर्न करते हैं तो आप क्या रिटर्न कर रहे हैं, कैश या गुड्स? ऑफ कोर्स यू आर रिटर्निंग गुड्स, क्योंकि वो आपके पर्पस के हिसाब से नहीं निकले. तो जब आप गुड्स को रिटर्न करते हैं, आपका पैसा आपके अकाउंट में 7-8 दिनों में क्रेडिट हो जाता है. सो दिस इज कॉल्ड नलिफाइंग ऑफ द ट्रांजैक्शन. जो आपने सेल्स ट्रांजैक्शन की या आपके लिए जो आपकी परचेज ट्रांजैक्शन थी, वो नलिफाई हो गई. तो वो आपके लिए क्या हुआ? आपने परचेज किया था, इसीलिए वो आपके लिए हुआ आपका परचेज रिटर्न.
और जो हम ई कॉमर्स कंपनी के लिए बात करेंगे तो ई कॉमर्स के लिए वो था सेल्स, तो वो उसके लिए रहा सेल्स रिटर्न, राइट? So whenever that we return any commodity, the customer is returning any commodity, of course he is going to return the goods and not the cash. Cash कैसे return होता है मुझे बताइए? Okay, I hope you have understood what I'm trying to say, and I hope this concept is very much clear. आगे चलते हैं बच्चों, मैं बता रही थी आपको रॉ मटेरियल का। तो इन्वेंट्री की जब हम बात करते हैं जो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के बारे में है, सो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के अंदर आप यहाँ पे देखिए, वी आर गोइंग टू परचेज द रॉ मटेरियल। इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए परचेजेस क्या होंगी? रॉ मटेरियल, राइट? और सेल्स क्या होगा? फिनिश गुड्स, राइट? मगर जब हम बात करेंगे ट्रेडिंग कंसर्न की, तो ट्रेडिंग कंसर्न के लिए फिनिश गुड्स, राइट, वो ही वो परचेज करेंगे और वो ही उसको रीसेल करेंगे। तो उनके लिए परचेज भी वही है और सेल्स भी वही है। परचेज मतलब वही कमोडिटी है, आई एम ट्राइंग टू से दैट, ओके? अब यहाँ पे फर्क देख लेते हैं कि जब हम बात करते हैं स्टॉक की, तो स्टॉक में आपके पास एक ही प्रोडक्ट है, राइट, जिसको आपने खरीदा है बेचने के पर्पज से। तो यहाँ पर देखेंगे, सो वी हैव गॉट ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक। दैट मीन्स दो तरीके के स्टॉक्स होते हैं, ओपनिंग और क्लोजिंग। ओपनिंग एंड क्लोजिंग का फर्क क्या होता है मैं बता देती हूँ आपको। स्टॉक का मतलब होता है एनी वैल्यू ऑफ गुड्स व्हिच इज लाइंग अनसोल्ड विद द ऑर्गेनाइजेशन। तो एग्जांपल से समझते हैं इसको कि मैंने 10,000 रुपए 10,000 यूनिट्स मेरे पास मैंने परचेज किए इस साल, राइट? सेल किया मैंने सिर्फ 8,000 यूनिट्स को। अगर 10,000 में से 8,000 यूनिट्स को आप सेल कर रहे हैं, कितने बच गए आपके पास? 2,000 यूनिट्स। 2,000 यूनिट्स जो बच गए हैं इस साल आपके पास, वो कहलाएंगे आपके क्लोजिंग स्टॉक। बाय द एंड ऑफ द पीरियड, बाय द एंड ऑफ द ईयर, दे आर गोइंग टू बी ट्रीटेड एज क्लोजिंग स्टॉक। और अगले साल जब अपने अकाउंट्स को आप रीओपन करेंगे जनवरी में या फिर अप्रैल में, डिपेंडिंग अपॉन कि आपका अकाउंटिंग ईयर आप क्या ले रहे हैं, जनवरी टू दिसंबर या फिर अप्रैल टू मार्च, आप जो भी ईयर लेंगे, जब भी आपका रीओपन होगा ईयर, तो आप देखेंगे कि वो जो आपका स्टॉक था 2,000 यूनिट्स का, जो आपका ओपनिंग के टाइम पे रहेगा, दैट विल बी कॉल्ड योर ओपनिंग स्टॉक, राइट? तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग का मतलब क्या हुआ? ओपनिंग एंड क्लोजिंग का मतलब हुआ कि स्टॉक which you have not sold during the period of 1 year is called your closing stock, and closing stock will become the opening stock of the next year. So this is stock for trading concern, right? अब आप बात करते हैं इन्वेंट्री की। इन्वेंट्री का मतलब मैंने बताया आपको, इन्वेंट्री का कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है जब हम बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में। तो वी हैव गॉट द क्लोजिंग and opening inventory of 3 items. What are the 3 items? The first one is raw material. रॉ मटेरियल आपने जितना परचेज किया, जरूरी नहीं है कि आप सारे के सारे रॉ मटेरियल को आप कन्वर्जन में डाल देंगे और फिनिश गुड्स बनने लग जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। तो जो आपके पास बच गया वो आपके लिए कहलाएगा क्लोजिंग, और जो पहले से रॉ मटेरियल अवेलेबल था वो कहलाएगा ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। सेकेंड पे आते हैं वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस मतलब हिंदी में कहें तो काम चालू है, ये अभी प्रोसेस हो रहे हैं, किस स्टेज पे है कोई मायने नहीं रखता, मगर बस अभी ये मिडिल में है, कहीं पर काम पूरा नहीं हुआ है और ऐसा भी नहीं है कि ये रॉ मटेरियल है, राइट? सो दिस इज कॉल्ड वर्क इन प्रोग्रेस या फिर सेमी फिनिश गुड्स, राइट? तो इस केस में हम देखेंगे कि आपने जो रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करना शुरू किया, तो वो रॉ मटेरियल जिसपे आप काम ऑलरेडी शुरू कर चुके हैं, कन्वर्जन प्रोसेस चल रहा है, उसका भी कुछ स्टॉक होगा पहले का जो रखा हुआ होगा, अगर कुछ है तो वो कहलाएगा आपके पास ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। सिमिलरली जो स्टॉक फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होंगे, ऐसा नहीं है कि सारे कन्वर्ट हो जाएंगे और सब फिनिश गुड्स बन जाएंगे, तो जो नहीं बने फिनिश गुड्स और जो बच गए, जो अभी भी वर्क इन प्रोग्रेस में दिख रहे हैं आपके पास, वो दिखेगा आपको एज क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। लास्ट पॉइंट इज फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स में मेरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मान लेते हैं मैंने 10,000 यूनिट्स बनाए इस साल, राइट? मेरे पास 10,000 में से 2,000 के अलावा 2,000 यूनिट्स ऑलरेडी फिनिश गुड्स के थे। तो 2,000 यूनिट्स जो मेरे पास फिनिश गुड्स ऑलरेडी थे, वो मेरा कहलाएगा ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। और जब मैंने बेचा तो अभी टोटल मेरे पास कितने हो गए? 12,000। 10,000 बना लिए, 2,000 पहले के रखे थे, 12,000 यूनिट्स हो गए फिनिश गुड्स के। जब मैंने बेचा तो मेरा बिका सिर्फ 8,000 यूनिट्स थी, तो कितने बच गए? 4,000।
तो ये 4000 क्या बनेगा, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, और अगले साल के लिए ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। तो इस साल का क्लोजिंग अगले साल का क्या बनता है, ओपनिंग स्टॉक। So when we are talking about all these three categories, that is raw material, work in progress and finished goods, and their conversion cycle, right? So whatever is the opening and closing stock of each of them is going to be treated as inventory. इसको इन्वेंट्री कहा जाता है। और आप अकाउंट से मानकर चलिए कि आधे टाइम इन्वेंट्री और स्टॉक को एक ही ट्रीट किया जाता है, मगर बेसिकली इसमें फर्क है, और ये फर्क मैंने आपको अभी समझा दिया, राइट। एक और तरह की इन्वेंट्री होती है जिसे कहा जाता है इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, जो कि हम बात करते हैं यहाँ पर, राइट। यानी कि स्टॉक को इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक इन ट्रेड भी कहा जाता है। सो इट इज गोइंग टू डील विद द स्टॉक ऑफ द फिनिश्ड गुड्स ओनली, whether it is an opening stock or closing stock. Okay, now there's a request that I have just received for the re-explanation of inventory. इन्वेंट्री में फिर से समझा दे रही हूँ। इन्वेंट्री का मतलब होता है कि हम बात कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन की, जहां पे आप रॉ मटेरियल खरीदते हैं, जो परचेजिंग रॉ मटेरियल, यू आर पासिंग इट थ्रू द कन्वर्जन प्रोसेस। और वो कन्वर्जन प्रोसेस क्या होता है, वी परचेज रॉ मटेरियल, वी यूज इट, वी प्रिपेयर वर्क इन प्रोग्रेस, एंड देन वी प्रिपेयर दैट फिनिश्ड गुड्स। ये मेरा ऑपरेटिंग साइकिल है, राइट। अब जो ये कन्वर्जन है, इसके अंदर हर लेवल पे कुछ ओपनिंग रहा होगा, हो सकता है कुछ ओपनिंग रहा हो। जैसे मैं कहूँ कि मैंने रॉ मटेरियल मेरे पास पिछले साल का 1000 यूनिट्स रखे हुए हैं रॉ मटेरियल, मगर मुझे इस साल की प्रोडक्शन को मीट करने के लिए मुझे 5000 यूनिट्स और चाहिए रॉ मटेरियल के। तो टोटल कितना हो गया, 5000 और 1000, 6000 रुपए, 6000 यूनिट्स हो गए आपके पास। अब 6000 में से जब आपने इसको कन्वर्ट करना शुरू किया, तो आपने देखा कि आपके पास एक्स्ट्रा है। अब आप क्या करेंगे, 500 यूनिट एक्स्ट्रा है, तो 500 यूनिट्स को यूज नहीं करेंगे, राइट। तो अभी आपने कितना यूज किया, टोटल 6000 हो गया आपके पास। 1000 ओपनिंग का, 5000 परचेज किया, टोटल हो गया 6000। 6000 यूनिट्स में से यूज किए 5500 यूनिट्स, तो बचा कितना, 500। 500 यूनिट्स क्या कहलाएंगे, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, राइट। तो ओपनिंग स्टॉक इज 1000 यूनिट, क्लोजिंग स्टॉक इज 500 यूनिट। आगे बढ़ते हैं वर्क इन प्रोग्रेस में। वर्क इन प्रोग्रेस में भी कुछ ओपनिंग रहा होगा, राइट। फिर आपने कन्वर्जन करना शुरू किया, आपको लगा कि ज्यादा कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो एक्स्ट्रा हो जाएगा, लेट्स स्टॉप द वर्क हियर ओनली। कुछ आपने बचा लिया जो आपके इस साल का क्लोजिंग बनेगा, और वही अगले साल का ओपनिंग बनेगा। सिमिलरली फिनिश्ड गुड्स मतलब वो फाइनल प्रोडक्ट जो आप कंज्यूमर को सेल करते हैं, उसके अंदर भी पहले से मेरे पास कुछ यूनिट्स बना के रखे हुए थे, इस साल मैंने कुछ और बनाया, टोटल मिलाकर मेरे पास आ गए यूनिट्स। अब टोटल में से मेरे पास जितने यूनिट्स आए वो सारे नहीं बिक पाए, तो जो बच गए वो मेरे लिए क्या बने, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, जो आप अब अगले साल का ओपनिंग बनाएंगे, राइट। सो इन दिस वे रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश्ड गुड्स तीनों के ही जो ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक रहेंगे उसको कहा जाता है इन्वेंट्री। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। Anybody having any doubt, you can take up the doubts tomorrow, right? Meanwhile, I'm finishing off the session here. And for all these terms, it is all written in your PDF copy of the book. Please go through it, and I would expect that you will not face any problem. And if in case you have any problem, I would suggest you to please visit to this video link, which I'll be forwarding, and listen to this video again so that you can clear your concepts very well. Thank you, everyone. We are finishing off this meeting here itself. Let's meet tomorrow. Thank you everyone for joining in. Please try to join in at the time when I'm messaging to you. So if it is 10:10, please try to join at the same time so that you do not miss out on any concepts that we are discussing, right? Thank you everyone, and please take care of yourself.